हेलो स्टूडेंट्स, नाउ आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 9 बायोमॉलिक्यूल्स। इससे प्रीवियस चैप्टर में हमने सेल की थ्योरी, यूकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, प्लांट सेल्स, एनिमल सेल, साथ ही साथ सेल ऑर्गेनल्स का स्ट्रक्चर हमने देखा था। ठीक है, अब जो सेल है उसके अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। वो कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबॉलिज्म में प्रेजेंट होते हैं और क्या क्या फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा जो चैप्टर नंबर 9 है बायोमॉलिक्यूल्स, जैविक अणु। ठीक है, तो व्हाट डू यू मीन बाय बायोमॉलिक्यूल्स? देयर इज़ अ वाइड वैरायटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन आवर बायोस्फेयर। हमारे बायोस्फेयर में वाइड वैरायटी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। नाउ अ क्वेश्चंस दैट अराइज इन आवर माइंड, आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेम केमिकल्स? हो सकता है हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या केवल ये सेम केमिकल से बने हुए हैं, ये अदर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, क्या एलिमेंट और कंपाउंड से बने हुए हैं? ठीक है, नाउ if we perform such an analysis of plant tissue, animal tissue और microbial paste, यदि हम इन सभी का एनालिसिस करें, प्लांट टिश्यू का, एनिमल टिश्यू और जो माइक्रोबियल पेस्ट होते हैं, तो वी ऑब्टेन लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। सेम एलिमेंट्स जो है वो हमें एक लिस्ट मिलती है। यदि हम प्लांट का स्ट्रक्चर स्टडी करें, प्लांट टिश्यू के बारे में, या फिर एनिमल टिश्यू का स्ट्रक्चर देखिए, या माइक्रोब्स जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर देखिए, उनकी स्टडी करें, तो हमें क्या ऑब्टेन होता है? लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स। कुछ ऐसे एलिमेंट्स की लिस्ट हमें ऑब्टेन होती है लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सेवरल अदर्स। और जो अदर एलिमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तीनों कॉमन होते हैं ओवरऑल सभी की बॉडी में, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इनको हम एनालिसिस कैसे करते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है और इसे कैसे स्टडी करेंगे वो हम यहाँ देखेंगे। तो नाउ डेफिनेशन देख लेते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स आर केमिकल कंपाउंड्स फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सिंपल वे में यदि कहें तो बायोमॉलिक्यूल्स ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होती हैं जो कि किस में प्रेजेंट होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। सभी जीवित जंतुओं में या जीवित जीवों में पाया जाने वाला रासायनिक कंपाउंड्स या रासायनिक यौगिक जो होता है वो होते हैं जैविक अणु। दे इंक्लूड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। यस, इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों कंपाउंड्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो बायोमॉलिक्यूल्स क्या है ये हमने देखा। अब हम बायोमॉलिक्यूल्स को किस तरीके से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, सेपरेट करते हैं, उनका एनालिसिस कैसे होता है ये हम आगे देखेंगे। Now first we will start analysis of chemical composition in a tissue। टिश्यू के अंदर से कैसे हम उस केमिकल कंपोजिशन को फाइंड आउट करते हैं कि उसके अंदर कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है। तो फर्स्ट ग्राइंड ए लिविंग टिश्यू। जो भी लिविंग टिश्यू हमारे पास है उसको हम ग्राइंड करते हैं, है ना। जैसे कह सकते हैं सिलबट्टे के अंदर या पेस्ट बनाएंगे। वेजिटेबल और पीस ऑफ लिवर, या तो वेजिटेबल हो सकता है या फिर लिवर। फॉर एग्जांपल जो स्पिनच, पालक, हम जनरली उसको ग्राइंड करते हैं उसके अंदर से जो भी फाइंड आउट करने के लिए। इन ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ये फार्मूला है जो कि क्विक रिजल्ट देता है टू गेट ए थिक स्लरी। और उसके कारण क्या हमें मिलता है? एक थिक स्लरी मिलती है। जब भी हम किसी चीज़ को यदि हम क्या करते हैं, ग्राइंड करते हैं, पीसते हैं, तो एक स्टिकी पेस्ट बनता है। ठीक है, तो ये जो केमिकल है कौन? ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, वो क्या देगा हमें? एक थिक स्लरी देगा। स्ट्रेन दिस थ्रू चीज़ क्लॉथ और कॉटन टू गेट टू फ्रैक्शंस सच एज ए फिल्ट्रेट जो कि एसिड सॉल्युबल होता है एंड रिटेंट एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। ठीक है, जब हम किसी चीज़ को ग्राइंड किया है, हमने सपोज़ किसी टिश्यू को, या तो वो वेजिटेबल हो या फिर लिवर पीस हो, उसको हमने ग्राइंड अप किया है तो हमें एक थिक स्लरी मिलेगी। उस स्लरी को हम क्या करेंगे? कॉटन के क्लॉथ से हम क्या करेंगे? फिल्टर करेंगे। फिल्टर करेंगे तो दो चीज़ें हमें ऑब्टेन होगी। एक होगा उसका फिल्ट्रेट जो कि सॉल्युबल होगा और दूसरा होगा रिटेंटेड जो कि इनसॉल्युबल होगा।
जब भी हम किसी चीज़ को फ़िल्टर करते हैं तो हमें दो चीज़ें मिलती हैं, है ना। फिल्ट्रेट जो होगा वो एसिड सॉल्युबल होगा, कंटेन बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स, और जो रिटेंटेड होंगे जो कि एसिड इनसॉल्युबल होगा फ्रैक्शन, वो कंटेन करेगा बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, अब ये बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स और माइक्रोमोलिक्यूल्स क्या है इसके बारे में मैं आगे बताऊंगी कि ये क्या होते हैं। जो फिल्ट्रेट होते हैं, है ना, जो कि लिक्विड पार्ट हमने जो फ़िल्टर कर लिया है वो, उसमें क्या होंगे बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स, जिनका मॉलिक्यूलर वेट होगा 1000 डाल्टन से कम होगा, लेस देन 1000 डाल्टन। और जो हमारा रिटेंटेड है, जो कि हमारा ऊपर वाला पार्ट है जो क्लॉथ के ऊपर प्रेजेंट है, इनसॉल्युबल पार्ट, वो कंटेन करेगा बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, जिसका मॉलिक्यूलर वेट जो होगा 1000 डाल्टन से ग्रेटर होगा, यानी उससे ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पर भी डिफरेंस जो है मैक्रो और माइक्रो में एक डिफरेंस जो है वो कॉमन है। जो माइक्रो होते हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो लेस देन 1000 डाल्टन, और जो मैक्रो होते हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट जो होगा ग्रेटर देन 1000 डाल्टन। तो यहाँ पर हमने टिश्यू को कैसे हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे वो देखा। अब उसके बाद हम हैं एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कैसे एनालिसिस होगा। तो सबसे पहले वे अ लिविंग टिश्यू, जो भी लिविंग टिश्यू हमने लिया है उसको हम पहले वे करेंगे, जो कि उसका वेट कहलाएगा। उस समय वो गीला है, हमने जैसे लिया है उसको वैसे ही हम उसका वे करेंगे कितना आ रहा है। एंड इट इज़ ड्राइड, जब उसको सुखा दिया जाएगा, है ना, ड्राई वेट टू इवेपोरेट वाटर, जब उसके अंदर से टिश्यू के अंदर से वाटर जो है वो चला जाएगा तब उसका हम वेट करेंगे। इट इज़ फुली बर्न टू ऑक्सीडाइज ऑल कार्बन कंपाउंड टू गैसियस फॉर्म। ठीक है, उसमें से क्या होगा, ऑक्सीजन जो होगा वो फुली बर्न हो जाएगा और बचेगा क्या, केवल कार्बन कंपाउंड। किस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, या तो कार्बन डाइऑक्साइड या फिर वो वाटर वेपर्स के फॉर्म में रिलीज़ हो जाएंगे। और इट फॉर्म में ऐश, वो क्या बनाएंगे, ऐश। जब हम उसको बर्न करेंगे, है ना, जब वो ड्राई होगा तो क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीजन जो भी है वो रिलीज़ हो जाएगी, और जो कार्बनिक कंपाउंड बचे हैं वो गैसियस फॉर्म में, या तो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में या फिर वाटर वेपर्स के फॉर्म में रिलीज़ हो जाएंगी, और हमें क्या मिल जाएगा, वो जो हमारा कंपाउंड प्रेजेंट है वो ऐश के फॉर्म में हमें ऑब्टेन होगा। द ऐश कंटेन इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। अब हम किसका एनालिसिस देख रहे हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो हमें क्या ऑब्टेन होगा ऐश के फॉर्म में, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। अब ये इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं, मे बी कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा, ये कुछ भी हो सकते हैं। एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म में भी हो सकते हैं, SO4, PO4, है ना, NaCl, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, या तो वो कंपाउंड के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर एलिमेंट्स के फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने दो मेथड देखी, किस तरीके से हम टिश्यू के कंपोजिशन को सेपरेट करते हैं और किस तरीके से इनऑर्गेनिक कंपाउंड का सेपरेशन किया जाता है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स क्या है ना, और कौन कौन इसके अंदर इंक्लूड होता है। So now biomicromolecules whose molecular weight of biomicromolecules found in the acid soluble pool ranges from 18 to 800 डाल्टन। अभी बात की थी इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होगा वो कितना होगा, 18 से 800 डाल्टन के बीच में, की रेंज क्या होगी, 18 से 800 डाल्टन के बीच में। द एसिड सॉल्युबल पूल्स रिप्रेजेंट द साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन। और जो एसिड सॉल्युबल होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, साइटोप्लाज्म में। कहाँ प्रेजेंट होंगे, साइटोप्लाज्म में। और इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे थे, माइक्रो यानी स्मॉल अमाउंट में, जो कि हमारे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, वही हमारे क्या कहलाएंगे, बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स। इसके बारे में पहले ही एक पॉइंट बता चुकी हूँ, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 1000 से लोएस्ट होता है, 1000 से कम होता है, जैसा यहाँ बताया है 18 से 800 डाल्टन के बीच में इनकी रेंज होती है।
और इनका जो कंपोजिशन होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, स्पेशली साइटोप्लाज्म में। ठीक है, माइक्रो नाम से पता चल रहा है स्मॉल अमाउंट में ये नेसेसरी होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दिस माइक्रो मॉलिक्यूल्स इंक्लूड अमीनो एसिड्स, लिपिड्स, शुगर्स एंड नाइट्रोजन बेस। तो इन चारों के बारे में हम पढ़ने वाले, ये चारों क्या है, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। सो नाउ फर्स्ट वी विल स्टार्ट अमीनो एसिड्स। किसके बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं, अमीनो एसिड्स के बारे में। सो दे आर कंपाउंड्स फॉर्म ऑफ एन अमीनो ग्रुप, नाम ही है अमीनो एसिड्स। ठीक है, मीन्स दो चीज़ें आ रही है नाम, अमीनो प्लस एसिड्स, यानी इसमें एक अमीनो ग्रुप होगा और एक एसिड ग्रुप, दोनों ग्रुप इसमें प्रेजेंट होंगे। नाम से ही ऑब्वियसली हम सजेस्ट कर सकते हैं कि इसमें दो चीज़ें प्रेजेंट होगी, दो ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे, एक तो अमीन ग्रुप और दूसरा होगा एसिडिक ग्रुप। ठीक, तो दे आर कंपाउंड्स फॉर्म एन अमीनो ग्रुप, NH2 से रिप्रेजेंट करते हैं, एन एसिड ग्रुप COOH, एसिड ग्रुप को किससे रिप्रेजेंट किया, COOH, एंड अ वेरिएबल ग्रुप R। इसके साथ एक वेरिएबल ग्रुप होता है जिसको R से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि चेन को रिप्रेजेंट करती है, साइड चेन हो सकती है। ठीक है, तो इसमें दो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, अमीनो और एसिड ग्रुप। अमीनो एंड एसिड्स आर अटैच्ड टू द सेम कार्बन एटम, सो दे आर कॉल्ड अल्फा अमीनो एसिड्स। ठीक है, यदि ये दोनों यानी अमीनो ग्रुप और एसिडिक ग्रुप, ये दोनों अगर सेम कार्बन एटम से अटैच होंगे, या तो वो अल्फ़ा कार्बन एटम होगा उसी पर दोनों अटैच होंगे, तो उसे क्या कहेंगे, अल्फ़ा अमीनो एसिड्स। क्या कहा जाएगा, अल्फ़ा अमीनो एसिड्स। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं, ये कार्बन है ना, इसमें ये अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है और ये एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है, COOH। ठीक है, और ये दोनों जो हैं एक ही कार्बन पे, इसी अल्फ़ा कार्बन पर प्रेजेंट है, इसीलिए ये क्या कहलाएंगे, अल्फ़ा अमीनो एसिड्स। एंड दे आर सब्सटीट्यूट मीथेन्स, ये मीथेन से सब्सटीट्यूट हो सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अमीनो एसिड्स के नेम से और वहाँ बताया है कि किस तरीके से कौन सा ग्रुप अटैच होता है, तो वो क्या फॉर्मेशन करता है ना। फर्स्ट है हमारा ग्लाइसिन। फर्स्ट क्या है, ग्लाइसिन, इसमें अमीनो ग्रुप है और एक हमारा एसिडिक ग्रुप है, और जो हमारा R, हमने जो ये वेरिएबल साइड चेन है उसमें मैंने बताया था, कोई भी ग्रुप उस पर आकर के अटैच हो सकता है, मीथेन, इथेन, नाइट्रोजन जो भी अटैच होगा। तो यहाँ पर जो है R जो है, R इज सब्सटीट्यूट बाय H। R किससे सब्सटीट्यूट हो रहा है, हाइड्रोजन से, किसके अंदर, ग्लाइसिन के अंदर। सेम यही एलेनिन के अंदर R जो है वो किससे, मीथेन से क्या हो रहा है, सब्सटीट्यूट हो रहा है, CH3 आ रहा है यहाँ पर R की जगह पे। सेम ऐसे ही सीरीन में भी हो रहा है, अल्कोहल ग्रुप यहाँ पर अटैच हो रहा है, R की प्लेस पे हम किसको ऐड कर रहे हैं, CH2OH को। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सारे जितने भी अमीनो एसिड्स हैं उनमें क्या कॉमन होगा, हमारा अमीन और एसिडिक ग्रुप कॉमन है, और सिर्फ किसकी प्लेस चेंज होगी, सिर्फ हमारे R ग्रुप की। R की प्लेस पे जो भी आएगा वो उसकी जगह सब्सटीट्यूट हो जाएगा। तो इस तरीके से ग्लाइसिन, एलेनिन और सीरीन का स्ट्रक्चर हमने देख लिया। नेक्स्ट है, देयर आर 20 ऑफ टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स आर यूज इन प्रोटीन सिंथेसिस। ओवरऑल कितने अमीनो एसिड्स का यूज़ होता है प्रोटीन के सिंथेसिस में, 20 अमीनो एसिड्स का। ठीक है, अमीनो एसिड्स आर 3 टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। नाम आप लोगों को सभी को पता है, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। इसके एक एक एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। मैं डेफिनेशन तो नहीं लिखी हुई है, बट मैं आप लोगों को बता देती हूँ, नाम से ही पता चल रहा है। एसिडिक में क्या होगा कि यहाँ पर 2 एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट होंगे।
डेफिनेशन को ना बताते हुए मैं यहाँ एग्जांपल से आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ। एसिडिक अमीनो ग्रुप, एसिड्स मीन्स एसिडिक जो ग्रुप होगा उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी और अमीनो ग्रुप कम होंगे। फॉर एग्जांपल यदि 2 एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट है और एक अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है तो वो अमीनो एसिड्स कहलाएगा एसिडिक अमीनो एसिड। यहाँ पर देख लीजिए दोनों कॉर्नर पर COOH प्रेजेंट है और एक अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है। इफ़ 2 एसिडिक ग्रुप्स आर प्रेजेंट एंड 1 अमीनो ग्रुप प्रेजेंट, दिस अमीनो एसिड्स आर कॉल्ड एसिडिक अमीनो एसिड। तो उसे क्या कहा जाएगा? एसिडिक अमीनो एसिड्स। नाउ बेसिक अमीनो एसिड्स तो अपोजिट हो जाएगा। When 2 amino group are present and 1 acidic group are present, these amino acids are known as a basic amino acids। जब 2 अमीन ग्रुप प्रेजेंट होंगे और एक एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट होगा तो ऐसे अमीनो एसिड्स कहलाएंगे बेसिक अमीनो एसिड्स। इससे एग्जांपल है लाइसिन और एसिडिक का एग्जांपल था ग्लूटामिक एसिड। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है न्यूट्रल। नेक्स्ट क्या है? न्यूट्रल, जिसमें एक जो है वो ओनली 1 अमीनो ग्रुप एंड 1 एसिडिक ग्रुप, दोनों कॉमन होंगे, दोनों एक एक प्रेजेंट होंगे, वो क्या कहलाएंगे? न्यूट्रल अमीनो एसिड्स, राइट। जिसमें दोनों की क्वांटिटी सेम होगी वो कहलाएंगे न्यूट्रल अमीनो एसिड्स। क्लियर है आप लोगों को? इसका एग्जाम्पल है वेलिन। ये याद रखना है आप लोगों को, एक एक एग्जाम्पल ज़रूर लर्न कर लेना। एसिडिक अमीनो एसिड्स, बेसिक अमीनो एसिड्स के एग्जाम्पल और न्यूट्रल अमीनो एसिड्स के एग्जाम्पल्स। ये इनके ड्रॉज भी बने हुए हैं किस तरीके से 2 एसिड ग्रुप यहाँ प्रेजेंट है और एक बेसिक ग्रुप है। यहाँ 2 बेसिक ग्रुप प्रेजेंट है और एक अमीनो ग्रुप, इसमें एक अमीनो और एक एसिडिक ग्रुप दोनों प्रेजेंट है। सम अमीनो एसिड्स आर एरोमेटिक, एग्जाम्पल है ट्रायोसिन, फिनाइलएलेनिन एंड ट्रिप्टोफैन। एरोमेटिक जो है तीखी गंध के साथ या स्मेल को इंक्लूड करते हैं जब हम उसको बर्न करते हैं तो, है ना, वो अमीनो एसिड्स कहलाते हैं एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। नाउ अमीनो एसिड्स कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। इसके अलावा भी अमीनो, ये तो हमने ऊपर जो पढ़ा था वो स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमने अमीनो एसिड्स को 3 क्लासेस में डिवाइड किया। नाउ अब है अमीनो एसिड्स को हम फर्दर 2 क्लासेस में डिवाइड करेंगे नेसेसिटी के बेसिस पे, है ना। फर्स्ट इसेंशियल एंड सेकेंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। हम जो नेसेसरी है उसके बेसिस पे 2 क्लास में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट है इसेंशियल एंड सेकेंड नॉन इसेंशियल। इसेंशियल, दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी एंड शुड बी सप्लाइड थ्रू डाइट। इसेंशियल है जो कि ज़रूरी है बट ये बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होती हैं, इनका सिंथेसाइज बॉडी के अंदर नहीं होता है बट इसे हम सप्लाई करते हैं डाइट के थ्रू। किसके थ्रू करेंगे सप्लाई? डाइट के थ्रू। ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स हैं लाइसिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन एंड ट्रिप्टोफैन, राइट। इसेंशियल अमीनो एसिड्स वो होते हैं दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज बाय बॉडी, जिसको बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती है बट इट शुड बी सप्लाइड थ्रू द डाइट। पर ये ज़रूरी है इसलिए इसको हम डाइट के थ्रू सप्लाई करते हैं। इन अदर हैंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स दे कैन बी सिंथेसाइज बाय द बॉडी। अपोजिट हो जाएगा, ये बॉडी के थ्रू सिंथेसाइज होता है और बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होता है। इसके एग्जाम्पल है ग्लाइसिन, एलेनिन, सीरीन एंड आर्जिनिन। ये चारों जो हैं वो बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होते हैं, इसीलिए ये क्या है? नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड्स। समटाइम इसेंशियल अमीनो एसिड्स के एग्जाम्पल्स और डेफिनेशन पूछी जा सकती है, इसलिए आप लोगों को इसे अच्छे तरीके से लर्न करना है। इसेंशियल जो कि बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होते और उन्हें हम डाइट के थ्रू सप्लाई करते हैं। तो इतना आप लोगों को क्लियर हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। Next, in amino acids NH2 and COH have ionizable nature। ये दोनों कैसे होते हैं? आयनाइजेबल, यानी आयनाइज हो जाते हैं, जिसको हम आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो वो कैसे होंगे? आयनाइजेबल नेचर के होंगे। सो द स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड चेंजेस इन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट pH। ठीक है। आयनाइजेशन की प्रॉपर्टी होने के कारण इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो अलग अलग pH पे चेंज होता रहेगा।
ठीक है। अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट पीएच पे डिफरेंट होता है। वो क्यों होता है? बिकॉज ये दोनों है, अमीनो और एसिडिक ग्रुप जो दोनों होते हैं वो आयनाइजेबल होते हैं, यानी हम उसको आयनाइज कर सकते हैं, आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। If both NH2 and COOH are ionized, it is called Zwitter ion. ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ Zwitter ion, क्या होते हैं? यदि दोनों आयनाइज्ड हो जाते हैं तो उस आयन को कहते हैं Zwitter ionic फॉर्म। क्या कहा जाएगा? Zwitter ionic फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देख लेते हैं हम, ये हमारा अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है, ये अमोनिया और ये हमारा एसिडिक ग्रुप, ठीक है। जब हम इसको आयनाइज करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे इस तरीके से, N पॉजिटिव ये निकल गया, ठीक है, और ये COO नेगेटिव, राइट। इस तरीके से ये आयनाइज हो गए, आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, इसमें वाटर रिलीज़ हो गया, और ये जो आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट हुए हैं, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव फॉर्म है ना, ये क्या कहलाएगा? इनका Zwitter ionic फॉर्म, ठीक है। जब भी हम किसी भी रिएक्शन को करवाते हैं, आयनाइजेशन क्या होता है ये आप लोग पढ़ चुके हैं पहले भी, और केमिस्ट्री में भी है आप लोगों को, कि जब हम उस मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करते हैं तो ब्रेक डाउन करने के बाद क्या होता है, वो अपने अपने जिस भी एलिमेंट से बना होता है उसके आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, जब ये एसिड ग्रुप और अमीनो ग्रुप दोनों आयोनाइज हो जाते हैं तो उसको कहते हैं Zwitter ion फॉर्म या Zwitter ionic फॉर्म। ये आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको आप अच्छे तरीके से लर्न करना, Zwitter ions क्या होते हैं और किस तरीके से इनकी स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। नाउ ये हमारे अमीनो एसिड्स कंप्लीट हुए, अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा लिपिड।